हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल ST165। आज हम स्टार्ट करेंगे ICSE हिस्ट्री क्लास 9th एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर 6 द संगम एज। ओके, दिस इज द पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा थोड़ा कंफ्यूजिंग है और काफ़ी टफ लगता है स्टूडेंट को, है ना। एंड बहुत से स्टूडेंट्स ने मेरे से बोला कि वी शुड स्टार्ट दिस चैप्टर, सो वी आर हेयर टू स्टार्ट दिस चैप्टर संगम एज। ठीक है ना। मोस्टली जो चैप्टर होते हैं हिस्ट्री में वो होते हैं डेडिकेटेड टू नॉर्थ इंडिया। कहाँ पर? नॉर्थ इंडिया। क्योंकि जो मोस्टली जो हिस्ट्री है या फिर जो हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं वो कहाँ पर हुए हैं? कर नॉर्थ इंडिया में। लेकिन भाई अपने इंडिया का एक और पार्ट है और जिसे हम लोग बोलते हैं साउथ इंडिया। ये वाला जो एरिया है ना, ये भी इंडिया का एक पार्ट है और इसकी भी कुछ हिस्ट्री होगी ना। सो इसकी जो हिस्ट्री है, इसका जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है अपने इंडियन हिस्ट्री में, इसने जो कंट्रीब्यूशन दिया है उसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है या फिर जो इम्पोर्टेंट आप समझ सकते हो, कह सकते हो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हिस्ट्री का, वो आता है संगम एज। ठीक है ना। तो संगम एज इज रिलेटेड टू साउथ इंडियन हिस्ट्री। ठीक है ना। पहले तो ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए दिमाग में। और हिस्ट्री क्योंकि इंडिया के दोनों ही पार्ट हैं, चाहे नॉर्थ ले लो चाहे आप साउथ ले लो, और जब हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं इंडियन हिस्ट्री की, सो वी आर हेयर टू लर्न बोथ ऑफ नॉर्थ इंडिया एज वेल एज साउथ इंडियन हिस्ट्री। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से, इस चैप्टर के। फिर आगे हम बढ़ेंगे कि क्या क्या है इसमें, इसके कल्चरल और इकोनॉमिक कौन कौन से कॉन्टेक्ट्स हैं, लिटरेरी सोर्स क्या क्या हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्स क्या क्या हैं। उसके बाद मूव करेंगे किंगडम्स पर कि चोलास किंगडम, चेर किंगडम, पांड्या किंगडम क्या है। फिर सारी कंडीशंस बात करेंगे डिटेल में, सोशल कंडीशंस, इकोनॉमिक कंडीशंस एंड मोर टू नो, हमेशा की तरह। ठीक है। सो बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस चैप्टर को। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें, और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक जरूर बताइएगा, और जो भी डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, लेट्स बिगिन द चैप्टर द संगम एज। ठीक है, चलिए अब देखिए, ध्यान से सुनिए। जो एंशियंट एरा था अपना, क्या था? एंशियंट एरा या फिर जो एंशियंट टाइम था, वहां पर एक रीजन था। एक होता है पेनिनसुलर इंडिया। आप जानते हो ना कि इंडिया एक पेनिनसुला है। ठीक है। तो जो इंडिया है वहां पर क्या है? कुछ माउंटेन्स हैं। हम बात कर रहे हैं, पहले थोड़ी ज्योग्राफिक की बात करेंगे, उसके बाद हम संगम के एज के बारे में आएंगे। एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सा एरिया है, कहाँ की हम कहानी स्टार्ट करने जा रहे हैं। इतना पता चल गया ये साउथ इंडिया है, पर साउथ इंडिया भी कहाँ पर? साउथ इंडिया तो बहुत बड़ा है। ठीक है, तो वही हम बात करेंगे। तो एक रीजन था, जो विंध्यास माउंटेन है, देखो यहाँ जो आप एमपी का जो एरिया है ना, अगर आप इंडिया का यहाँ पर मैप देखिए और इंडिया के मैप में आप जानेंगे कि जो एमपी का जो एरिया है वहां से स्टार्ट होते हैं विंध्यास माउंटेन। क्या स्टार्ट होते हैं? विंध्यास माउंटेन। और उसके नीचे से क्या है? यहाँ से स्टार्ट हो जाता है अपना साउथ वाला एरिया। ठीक। तो जो विंध्यास माउंटेन के जो नीचे का एरिया था एंशियंट टाइम में, उसको हम लोग क्या बोलते थे? दक्षिणापथा। क्या बोलते थे? दक्षिणापथा या फिर दक्षिणापथ। क्या बोलते थे? याद रखना है आपको ये वर्ड, दक्षिणापथ। ये विंध्यास माउंटेन का नीचे का एरिया था अपना, जो एंशियंट एरा में उसका ये नाम था दक्षिणापथ। ठीक है। इसके अंदर क्या है? कई सारे किंगडम्स थे, मतलब ये साउथ इंडिया वाला एरिया कह सकते हैं हम लोग दक्षिणापथ को प्रेजेंट कंडीशन में। अब इसके अंदर क्या है? उस समय कई सारे किंगडम्स थे जो इस रीजन के अंदर थे। ठीक है, कौन से रीजन के अंदर? दक्षिणापथ के रीजन के अंदर। इसके बाद आपको एक और इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी, अगर आपको थोड़ा पढ़ा हो ज्योग्राफी तो आपको एक टर्म याद होगा, डेक्कन प्लेट्यू। क्या है? डेक्कन प्लेट्यू भी क्या है आप जानते होंगे। डेक्कन प्लेट्यू जो मोस्टली जो एरिया है ये कहां पर है? इसका महाराष्ट्र एरिया में ये फैला हुआ है। इस तरीके से कुछ एमपी वाला पार्ट भी क्या है, ये टच करता है। ठीक। तो जो किंगडम थे, दो रीजन्स थे, वहां पे क्या है, ये जो डेक्कन प्लेट्यू है वहां पर एक रिवर बहती थी, उसको बोलते हैं हम लोग नर्मदा। जो रिवर क्या है, आज भी बहती है। कौन सी रिवर? नर्मदा
रिवर, ठीक है ना। और ये नर्मदा रिवर कहाँ पर है, डेक्कन प्लेट्यू में, और जो है ये नॉर्थ में है। और साउथ में एक रिवर थी कृष्णा, कौन सी रिवर, कृष्णा, जो रिवर आज भी है, कौन सी, कृष्णा। तो नर्मदा रिवर और कृष्णा रिवर एंड एक रिवर थी तुंगभद्रा, कौन सी रिवर थी, तुंगभद्रा। तो 3 रिवर को आपको याद रखना है, नर्मदा से स्टार्टिंग होती है दक्षिणापथ की, फिर कृष्णा एंड देन तुंगभद्रा इन द साउथ। ये 3 सी समझ में आ गई कि एक एंशियंट एरा में जो विंध्यास माउंटेन जो आज भी प्रेजेंट है, जिसके नीचे का एरिया हम लोग साउथ इंडिया बोलते हैं, उसको एंशियंट टाइम में दक्षिणापथ बोलते थे। उसके बाद डेक्कन प्लेट्यू है, वहां पर एक नर्मदा रिवर बहती है जो आज भी प्रेजेंट है। उससे नीचे आते हैं हम लोग कृष्णा रिवर एंड बिल्कुल साउथ में तुंगभद्रा रिवर, ठीक है ना। फिर क्या है, जो तमिल कंट्रीज है, तमिल कंट्रीज जो थी, मतलब नीचे का जो एरिया था उसके अंदर कौन कौन सी रिवर्स थी, कृष्णा और तुंगभद्रा। तो इनकी स्टोरी हम लोग जानेंगे आज, कृष्णा और तुंगभद्रा की स्टोरीज। यहीं पे जो रीजन्स थे, 3 रीजन्स थे, चेर, चोल और पांड्याज। तो ये जो 3 रीजन्स थे, 3 जो किंगडम्स थे, इन्हीं की स्टडी करेंगे हम लोग किसमें, संगम एज के अंदर, ठीक है। इन्हीं किंगडम्स के बारे में पढ़ना है। और इनका जो ज्योग्राफिक लोकेशन आप समझ गए होंगे, कृष्णा रिवर और तुंगभद्रा रिवर, इन दोनों के बीच में इनकी लोकेशन थी जहां पे लोकेटेड थे, और इन्हीं की स्टडी की जाती है स्टार्टिंग में संगम एज, और आप कह सकते हो इनडायरेक्टली साउथ इंडियन हिस्ट्री में, ठीक है। इस जो टॉपिक को काफी कम समझाया जाता है, काफी कम बताया जाता है, बिकॉज मोस्टली जो इवेंट्स हुए हैं वो नॉर्थ इंडिया में हुए हैं, एंड मोस्टली नॉर्थ इंडिया की हिस्ट्री ही डिपिक्ट की जाती है। सो लेट्स बिगिन दिस चैप्टर विद द हेल्प ऑफ दीज किंगडम्स। थोड़ा सा हम लोग जानते हैं इन किंगडम के बारे में, उसके बाद क्या है हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। सो जो 3 रीजन्स थे जहां पे 3 किंगडम बने थे, एक था शेर बोल सकते हैं हम लोग, एक बोल सकते हैं चोलास, और एक बोल सकते हैं पांड्यास। ये 3 रीजन्स की जो मैंने आपको कहानी बताई आपको, इन्हीं एशियन टाइम्स में जहां पे 3 रीजन्स थे और जो 2 रिवर्स के बीच में थे, इन जो रीजन को बोला गया था द्रविडियन रीजन। क्या बोला गया था, द्रविडियन रीजन। और जो हम लोग बोलते हैं द्रविड्स, जो एक होते हैं आर्यंस, जो हम लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोगों ने वैदिक हिस्ट्री, और नहीं पढ़ा हो तो हम लोग वैदिक एज इसके बाद लेके आएंगे, सबसे टफ टॉपिक है, इसको पहले उठाया गया है, हम लोग वैदिक एज भी कंटिन्यू कर लेंगे। तो हड़प्पन्स की बात क्या है, 2 लोगों के नाम मिलते हैं, एक होते हैं आर्यंस और एक होते हैं द्रविडियन। तो द्रविडियन का जो ओरिजिन है वो यहीं से माना जाता है, 3 जगह से, चेर, चोलास एंड पांड्यास। और आर्यन का ओरिजिन कहाँ है वो पूरा स्टडी करेंगे, वैदिक एज पढ़ेंगे, वहां से हम लोग जानेंगे, ठीक है ना। सो हमने भी क्या जाना, कुछ नहीं जाना, दक्षिणापथ 3 रीजन है, चेर, चोर, पांड्यास। यहाँ पे द्रविडियन रीजन है, 3 रिवर्स के बारे में जाना, नर्मदा, कृष्णा एंड तुंगभद्रा, ओके। सो द्रविडियन रीजन मतलब जो, अब ये जो कौन सा रीजन है, द्रविडियन रीजन, और जहां पे जो लोग रहते थे इनको क्या बोलते थे हम लोग, द्रविड्स। क्या बोलते थे, द्रविड़। तो एक्चुअली में अगर आपसे कोई पूछे कि द्रविड़ को आप, द्रविड़ कौन कहलाते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द्रविडियन, तो द्रविडियन ऐसे लोग हैं, ऐसे टर्म उन लोगों को बोला जाता है जो क्या है, जो पीपल हैं जो स्पीक करते हैं तमिल, कन्नड़, तेलुगु या फिर मलयालम। ये क्या है, इनकी ओरिजिनल लैंग्वेज है। तो ऐसे पीपल जो तमिल, कन्नड़, तेलुगु या फिर मलयालम ऐसी लैंग्वेजेस से एसोसिएटेड हैं, ऐसी लैंग्वेज को बोलते हैं, ऐसे रीजन में रहते हैं जहां पर ये लैंग्वेज प्रोमिनेंटली बोली जाती है, उस रीजन को हम लोग बोलते हैं द्रविड़ रीजन, और उनके जो लोग रहते हैं उनको बोलते हैं हम लोग द्रविडियन। गॉट इट। सो द्रविडियन बिलोंग टू हाईली कल्चरल रेस विच वॉज लिविंग इन इंडिया, ठीक है। ये क्या है, बिल्कुल ओरिजिन एंसेस्टर्स मान सकते हो आप इंडिया के। अगर आपसे कोई पूछे कि जो ओरिजिनल जो पीपल कौन है इंडिया के, तो आप बोलेंगे द्रविडियन, ठीक है, बिल्कुल। और जो पुराना जो कल्चर है, जो कल्चर हजारों साल पुराना है, उसको भी आज तक प्रेजर्व करके रखे हैं। तो ये हाईली रिच कल्चर रेस है इनका, द्रविडियन रीजन का। और इनका हम लोग आर्यंस जो है, आर्यंस के हिसाब से क्या है मानते हैं, इनका जो टाइम पीरियड उनके हिसाब से क्या है सो कैलकुलेट करते हैं। सो दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन ऑफ संगम एज, कि क्या है इसमें, एटलीस्ट क्या करना है हमको,
पता चले कि एटलीस्ट हम टॉपिक पढ़ने क्या जा रहे हैं और इसमें समझने क्या जा रहे हैं। दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन ऑफ संगमेश। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वो है कल्चरल एंड इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट। जो क्या था, मतलब मैं बात कर रही हूँ अभी आर्यंस का और द्रविडियंस का, इनका कुछ कॉन्टेक्ट था क्या, किस तरीके से हम दो में डिवाइड हो गए हड़प्पन्स के बाद, और किस तरीके से इनको एंसेस्टर कहा जा रहा है, उनकी पूरी स्टोरी हम जानेंगे अब कल्चरल एंड इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट के द्वारा अभी इसी टॉपिक में। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक कल्चर एंड इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट बिटवीन आर्यंस एंड द्रविडियन। ओके, सो स्टूडेंट्स, अभी हमने समझा संगमेश का इंट्रोडक्शन। नाउ लेट्स बिगिन द इम्पोर्टेंट टॉपिक, और यहाँ से आप समझ पाओगे कैसे कनेक्टिविटी हुई। हाउ डू वी कनेक्टेड विथ द नॉर्थ इंडियंस एंड साउथ इंडियंस। ठीक है, कैसे कल्चरल और इकोनॉमिक कॉन्टेक्ट हुआ दो अलग अलग रीजन्स का, व्हेन दे आर नॉट फैमिलियर विथ ईच अदर। ओके, सो व्हेन दे आर नॉट फैमिलियर विथ ईच अदर, ये सब कैसे हुआ ये हम जानते हैं। ठीक है, आप थोड़ा इसके थोड़ा पीछे जाइए और आपने हड़प्पन सिविलाइजेशन को पढ़ा होगा। और हड़प्पन सिविलाइजेशन को जब आपसे पूछते हैं कि व्हाट आर द डिक्लाइन रीजन, कौन कौन से हैं डिक्लाइन ऑफ सिविलाइजेशन के, तो इसमें एक रीजन ये भी आता है कि अटैक ऑफ आर्यंस। ठीक है, कि आर्यंस ने अटैक किया और आर्यंस ने क्या सिविलाइजेशन को खत्म कर दिया और फिर क्या हड़प्पन सिविलाइजेशन खत्म हो गई। वैसे कोई एक रीजन नहीं है, कोई कॉज नहीं है, ये बहुत ज्यादा मतलब इसमें बहुत विवाद रहता है कि ये सही है ये सही है। ठीक है, तो हम एक एग्जैक्ट रीजन नहीं दे सकते। वो जब मैं हड़प्पन मैंने पढ़ाया है वहां आप देख सकते हैं जाके, पूरा प्लेलिस्ट में ICSE क्लास 9 हिस्ट्री की बनी हुई है, वहां से पूरा हड़प्पन सिविलाइजेशन समझ पाएंगे। ठीक, तो उसमें क्या है, एक रीजन था एक डिक्लाइन के हुए सिविलाइजेशन का, उसमें आता है आर्यंस ने अटैक किया और वहां से क्या है आर्यंस का आ गया कब्जा और हड़प्पन सिविलाइजेशन को क्या कर दिया, खत्म। एक रीजन मानते हैं, वन ऑफ द रीजन, सिर्फ ये रीजन नहीं है। ठीक है, हिस्टोरियंस ऐसा बोलते हैं। अब देखिए, जब आर्यंस ने इन पे अटैक किया, मान लो अटैक किया, और क्या है एक नई सिविलाइजेशन आई वैदिक एज के टाइम पर, और ये सेटल कहाँ पे हो गए, नॉर्थ में। कौन सेटल हो गए, आर्यन सेटल हो गए कहां पर, नॉर्थ में सेटल हो गए। ओके, इसके साथ साथ जब वो सेटल हो गए तो धीरे धीरे क्या है इनका कल्चर और सिविलाइजेशन ग्रोथ करने लगा। ठीक है, और धीरे धीरे क्या है इनका कल्चर और सिविलाइजेशन का क्या है ग्रोथ हुआ। ओके, जब इनका ग्रोथ हुआ तो फिर धीरे धीरे क्या है इन्होंने मूव करना स्टार्ट किया फ्रॉम टू साउथ इंडिया। अभी क्या है, जैसे कि सपोज करो अपना ये पूरा इंडिया का है, मान लो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया, और इंडिया का अगर हम मैप बनाना चाहें, सो लेट्स ट्राई टू मेक द मैप ऑफ इंडिया, एंड इफ वी आर टेकिंग एज दिस, तो यहाँ पर क्या है अपना राजस्थान वाला एरिया है, गुजरात है, और यहाँ से क्या है अपना स्टार्ट हुआ ऐसे उत्तराखंड, ये सिक्किम, ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट है अपनी, और इधर देखो ये इस तरीके से बन जाता है, और यहाँ से हम क्या है बना देते हैं मैप। ठीक, नॉट एट करेक्ट बट एक्सप्लेनेशन के लिए थोड़ा सा ठीक ही है, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इस तरीके से। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे क्या है, जो नॉर्थ इंडिया में क्या है इन्होंने क्या है सेटल जब हो गए और अपनी क्या है सिविलाइजेशन को यहाँ पे एस्टेब्लिश कर दिया, धीरे धीरे क्या है यहाँ पे जाने लगे, कौन, आर्यंस मूव करने लगे, माइग्रेशन करने लगे, कुछ भी रीजन से यहाँ पे क्या है ये माइग्रेट करने लगे फ्रॉम यहाँ से यहाँ पर। ठीक है, जब यहाँ से यहाँ पर गए तो साथ में अपना कल्चर और सिविलाइजेशन भी लेके जाएंगे कि नहीं जाएंगे। आप कहीं घूमने जाओ तो आपकी जो हैबिट्स हैं उसको भी अपने साथ लेके जाते हो। ठीक है, कुछ हैबिट्स जहाँ पे आप जा रहे हो वहां की सीखते हो, कुछ हैबिट्स जो आपकी ऑलरेडी होती है उसको सीखते हो, कुछ कल्चर आप उनका सीखते हो, कुछ कल्चर अपना सिखा के जाते हो। राइट, ठीक है, तो इस तरीके से मूव किए। और सबसे पहले जो मूव किए ऐसा बोला जाता है स्टोरी में या फिर हिस्ट्री में, वो थे एक वैदिक सेज अगस्त्य। कौन थे, वैदिक एक सेज थे, वैदिक एक साधु थे, अगस्त्य ऋषि। वो क्या है नॉर्थ इंडिया से माइग्रेट करते हैं कहां पर, साउथ इंडिया के साइड। ओके, सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस करवाते हैं द्रविडियन को या फिर जो अपना दक्षिणापथ है वहां पे इंट्रोड्यूस करवाते हैं आर्यन के कल्चर्स को और ट्रेडिशंस को, वो सेज कौन थे, अगस्त्य ऋषि। ओके, अगस्त्य सेज। उसके बाद क्या है, ये क्या है कई सारा जब कस्टम बता देते हैं आर्यंस का साउथ में जाते हुए, उसके बाद और कई सारे ब्राह्मण जाते हैं। वैदिक एज इज ऑल अबाउट ब्राह्मण्स, आपने पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो तो वैदिक एज समझाऊंगी, इसके बाद थोड़ा पेशेंस रखना।
वहां आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, कुछ ब्राह्मण्स जाते हैं साउथ इंडिया के साथ, वहां पे कुछ वो अपना कल्चरल प्रोस्पेक्ट को जो शेयर करते हैं, कुछ कल्चर अपना शेयर करते हैं, और धीरे धीरे क्या है साउथ के लोग क्या है आर्यंस के कल्चर को क्या है जानने लगते हैं। वैदिक लिटरेचर क्या है आर्यंस का पढ़ते हैं, और धीरे धीरे क्या है समझते हैं उनकी चीजों को, उनकी बारे में पता करना स्टार्ट कर देते हैं। इसी टाइम पे क्या है, जो आंध्र प्रदेश एरिया है, प्रेजेंट में कौन सा एरिया, आंध्र प्रदेश एरिया, वहां पे क्या है ब्राह्मण का जो किंग्स भी बनते हैं। आपको सोचिए, अब ब्राह्मण किंग्स बन रहे हैं साउथ इंडिया में, जो सिर्फ माइग्रेट करके आए थे वो रूल भी करते हैं यहाँ पे, कहां पर, आंध्रा रीजन में, कहां पर, आंध्रा रीजन में। तो इतना पॉपुलैरिटी हो जाती है, इतना लिटरेरी सोर्स वहां पे आ जाते हैं, इतना लोग समझने लगते हैं चीजों को, इतना क्या है जानने की क्या है कोशिश करते हैं। और ये आंध्रा रीजन आंध्रा रीजन में ब्राह्मण्स का किंगडम कब बनता है, ये बनता है मौर्यन एम्पायर के टाइम पर। मौर्यन एम्पायर भी पढ़ाऊंगी आपको, डोंट पैनिक, जस्ट ये बिल्कुल मतलब क्या बोलते हैं कि बोला गया था कि इस टॉपिक से स्टार्ट करिए, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत प्रॉब्लम दे रहा था, सब कुछ पढ़ाऊंगी, बस बी पेशेंट, है ना। सो मौर्यन एम्पायर जब रूल कर रहा होता है अपने नॉर्थ इंडिया में, उसी टाइम क्या है ब्राह्मण जो किंग्स हैं बनते हैं कहाँ पर, आंध्रा रीजन में। इससे आप जान सकते हो कि इंडियन जो कल्चर है, जो आर्यन कल्चर है, वो किस तरीके से माइग्रेट हुआ क्या है साउथ इंडिया के साइड। ओके, सो यहाँ से क्या है बहुत डीप इम्पैक्ट वो छोड़ते हैं आर्यंस लोग साउथ इंडिया के टाइम पर, और वहाँ पे जो डेक्कन किंगडम वहाँ पे जो स्टेब्लिश था उन लोगों के ऊपर। जो पीपल जो तमिल के लोग थे, मतलब जो साउथ इंडिया के लोग थे, उन्होंने एक्सेप्ट किया, क्या किया, एक्सेप्ट उन्होंने जो ब्राह्मण जो फेथ है, जो ब्राह्मणास जो फेथ है, जो ब्राह्मणास जो कल्चर था, उनको क्या है एक्सेप्ट किया। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पूरा अडॉप्ट कर लिया, उन्होंने कुछ कस्टम्स को अडॉप्ट किया उन्होंने जो उनको ठीक लगे, कुछ जो उनकी ओरिजिनलिटी थी, जो क्या है उनका जो सिविलाइजेशन था, जो उनकी मतलब मैंने स्टार्टिंग बताया था ना आपको, जो उनका एंसेस्ट्रल जो उनकी लैंग्वेजेस थी, उनको क्या किया उन्होंने प्रिजर्व किया, क्या किया उनको प्रिजर्व किया। और जो तमिल कल्चर था वही क्या है उनका प्राइड रहा, गुरूर रहा, उनका क्या है क्या बोलते हैं हमारा अभिमान रहा, ठीक है, मान रहा। सो कल्चर गया, नो डाउट लोगों ने सीखा, लोगों ने अडॉप्ट किया, लेकिन इतना भी अडॉप्ट नहीं किया कि अपने कल्चर को भूलकर वो अपना कल्चर आज भी प्रिजर्व करके रखे हुए हैं। कौन, द्रविडियन लोग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड कि मतलब इतना टाइम हो गया है, हजारों साल हो गए हैं, फिर भी वो कल्चर आज भी प्रिजर्व करके रखे हुए हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। इसीलिए हम लोग कहते हैं इंडिया में दैट यूनिटी इन डाइवर्सिटी। एंड क्योंकि डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा है, चाहे वो कल्चर के रूप में ले लो, चाहे आप ऑर्गेनिजम्स के रूप में ले लो, या फिर आप किसी भी एस्पेक्ट में ले लो, और वो कल्चर आज भी प्रिजर्व करके रखा गया है। दिस इज हाउ वी कनेक्ट द नॉर्थ इंडिया विद साउथ इंडिया विद द हेल्प ऑफ सोर्सेज, विद द हेल्प ऑफ पीपल, विद द हेल्प ऑफ सेजेस, विद द हेल्प ऑफ लिटरेचर, विद द हेल्प ऑफ वेरियस सिविलाइजेशंस। ओके, सो यहाँ हमने दो पार्ट डिस्कस किए। फर्स्ट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ संगम एज, कैसे संगम एज आई, क्या हमको पढ़ना है, क्या ही करना है। उसके बाद किस तरीके से कनेक्ट हुआ नॉर्थन जो एरिया है वो सदर्न एरिया से, नॉर्थन इंडिया सदर्न इंडिया से। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक जो पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे वो वेरी इंपॉर्टेंट, वो हम डिस्कस करेंगे सोर्सेस, कि कौन कौन से सोर्सेस थे जिससे कि रिकंस्ट्रक्ट हुआ संगम एज, किस किस सोर्सेस से हमने संगम एज को क्या है बनाया, किस किस से हमें इंफॉर्मेशन मिली संगम एज के बारे में। दिस इज द part 1 of this lecture. I hope आपको समझ में आया होगा. If you had understood the topic, just share with your friends and thanks for watching this video. Like, comment आप करते ही रहेंगे and subscribe our channel ST165. Thank you.